अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, तकरीबन 6 माह होने को है, हम तकरीबन पहले दूसरे रोज से ये बातें कर रहे हैं कि ये ज़्यादा अरसे तक ये चीज़ें नहीं चल सकती, चीज़ें अल्टीमेटली रिजॉल्व होंगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसके बाद कहें कि अब हकीकतन चीज़ें कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही हैं। जो रिसेंट दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का और मोहसिन नकवी साहब का ईरान का, और उसमें ईरान की आला क़यादत से जो उनकी मुलाकातें हैं, मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि ईरानियन लीडरशिप ने अपने कंसर्न्स खुल कर एड्रेस किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और काफ़ी फैसलाकुन चीज़ें जो है इस दौरे में उनके साथ डिस्कस हुई हैं। आपको क्या लगता है, अब चीज़ें वाक़तन एक हतमी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब, अगर पैगाम रसानी ही होती अमेरिका और ईरान के माबैन, तो वो तो नकवी साहब कर रहे थे और बड़ा अच्छा किरदार भी अदा कर रहे थे। लेकिन आई थिंक दिस टाइम वी मीन बिजनेस, और हमारे आर्मी चीफ का वहाँ जाना और उससे पहले अमेरिकी क़यादत से बात करना, ईरानी क़यादत का मुस्तकिल राब्ते में रहना, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि फील्ड मार्शल साहब की जो शख्सियत है और जो उनका एक ऑरा है, वो उस हिसाब से जब तक के कोई मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो जाएंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि मामलात उस नहज पे पहुंच रहे हैं। ये बात आप दुरुस्त कह रहे थे कि शुरू दिन से जंग का यही कह रहे थे कि जी ये कुछ जल्दी कोई मामला हो जाएगा, लेकिन ये लिंगर ऑन होता चला गया। उसकी वजह ये थी कि पहले ये जंग ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान थी, लेकिन उसके बाद ये जंग जब दोबारा इसका दूसरा दौर शुरू हुआ तो ये अमेरिका और ईरान के दरमियान में रही, और अब अमेरिका की इज्जत दांव के ऊपर लगी हुई है, उनका सुपर पावर का स्टेटस दांव पे लग चुका है। और यही वजह है कि अमेरिका इसको अब अपनी अना का मसला बना के बैठ चुका है। अगर ये खित्ता होता अफगानिस्तान का या वियतनाम होता, लाओस होता, तो मेरा ख्याल है कि ये जंग 10 साल भी जारी रख सकता था अमेरिका विद ईज। लेकिन क्योंकि ये मामला है हुर्मुज का, और यहाँ अरब दुनिया बैठी हुई है, ये वो अरब दुनिया है जो अमेरिका में इन्वेस्ट करती है, और ये अरब दुनिया के अंदर अवाम तंग आमद जो है वो आ चुकी है, और उन्होंने अपनी हुकूमतों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अमेरिकन बेसिस हमारे लिए रहमत के बजाय रहमत बन चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब अपनी सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये सारा काम कर रहा है। नहीं तो उसमें पाकिस्तान उसमें ने जो उसमें आपको लगता एमओयू है इस्लामाबाद। उसमें आपको लगता है कि कोई कामयाबी अमेरिका को हो सकती है? मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स सारी दुनिया बात कर रही है, अमेरिकन बात कर रहे हैं कि अमेरिका उसमें बुरी तरह फेल हुआ है। इनफैक्ट अभी मैं हिलरी क्लिंटन की एक लेटेस्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो उसमें ये कह रही है कि हमने ईरान में अपना बहुत सारा असला और गोला बारूद का ज़ख़ीरा ज़ाया कर दिया है, और यकीनन खलीज में अपने इत्तेहादियों को भी बड़ी मकदार में असलहा फराहम किया है। लिहाजा हम अब एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, क्योंकि हमारे पास अचानक सामने आने वाले ख़तरात से निपटने के लिए खातर खा वसाइल भी मौजूद नहीं है। तो अब हिलरी क्लिंटन की ये स्टेटमेंट है, अमेरिका से और बहुत सी आवाज़ें इस तरह की उठ रही हैं। अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि ईरान ने जितना नुकसान इस रीजन में अमेरिकन बेसिस को पहुंचाया है, अगर अमेरिका दोबारा उनको स्टैब्लिश करता है तो अरबों डॉलर्स अमेरिका को वहाँ पर लगाना पड़ेंगे, और अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त जो है इस तरह की चीज़ों को के हवाले से कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो अमेरिका फिर इस जिद के अंदर मजीद कहाँ तक जा सकता है आपके ख्याल में? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, एक तो जिद है और एक है उस जिद की कीमत। अमेरिका को ये भी अंदाजा है कि उसकी जो एयरफोर्स और नेवी थी, जो उनके लिए उनके सबसे अहम तरीन जुज थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कांप जाया करती थी, तो वो अब मामलात एयरफोर्स और नेवी के हाथ से निकल के मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर जा पहुंचे हैं। और मिसाइल उनके पास इतने थे नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा एयरफोर्स का इस्तेमाल करते थे, नेवी का इस्तेमाल करते थे। और जब मिसाइल्स का जखीरा डिप्लीट होना शुरू हुआ तो यूरोपियन कमांड और दीगर कमांड से उन्होंने मंगवाना शुरू कर दिया, और वो भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि अरब दुनिया के अंदर जो उनकी दिफा की सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई है, और ईरान के मिसाइल अब डायरेक्टली उनको हिट करते हैं। अब डेस्परेशन है, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को यह खतरा है कि उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, पार्टी के प्रेशर्स हैं, रिपब्लिकन के, वो इतने बढ़ चुके हैं कि वो उनको इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नजर आ रही है। दूसरी जानिब उनके इख्तियारात को महदूद करने की भी करारदाद आ चुकी थी। तीसरी जानिब एक और भी इशू है, और वो ये है कि मिड टर्म इलेक्शन के अंदर अगर उनको हार होती है
तो फिर कहीं ऐसी हार ना हो जाए जिससे पूरा पांचा पलट जाए और इन हाउस जो है वो तब्दीली आ सके। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मजबूर कर लेकिन रहे अगर हैं, अदरवाइज सिनेरियो डेस्परेट कर डिस्कस रहे करें अब्दुल्ला भाई, अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म्स में कामयाबी हो जाती है तो फिर तो उनको इम्पीचमेंट वाला खतरा नहीं रहेगा। फिर आपको लगता है कि ये मामला वो लिंगर ऑन कर रहे हैं तब तक कि ठीक है, तब तक कभी झड़प हो गई, कभी मुज़ाकरात हो गए, और अगर मिड टर्म्स में उनको कामयाबी मिलती है फिर एक बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ हो? ये बिल्कुल मेरा भी यही हंच है। मैं माजी में भी ये बातें करता रहा हूं कि वो मिड टर्म इलेक्शन गुजारना चाहते हैं जो भी उसके रिजल्ट, और इसमें नेतन्याहू का भी फायदा है। नेतन्याहू ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मिड टर्म इलेक्शन के बाद तमाम जो उनके ऊपर प्रेशर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और वो भी आज़ाद होके एक दफ़ा ईरान को सबक सिखाने के लिए जा पहुंचेंगे। लेकिन मसला यहाँ फिर वही अरब ममालिक का आता है, जहाँ के अब उनकी अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि वो अपनी हुकूमतों पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि अमेरिका से एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस के ऊपर अपने आप को रखें। और यही वजह है कि इराक से अरबेल बेस और जॉर्डन से और दीगर जगहों से बेसिस खाली होने की इतलात आ रही हैं। और अगर ये खाली होते जाते हैं तो अरब इंटरेस्ट जो है वो फिर इसी वजह से जो दिफाई मुआहदात, मक्का मुआहदा जो है वो उसको आप बढ़ते हुए देखेंगे। इट विल स्टार्ट स्वेलिंग और उसके अंदर मजीद लोग जो हैं वो प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो इस टाइम पे एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको ये अंदाजा हो रहा है कि अमेरिकन दिफाई शील्ड उनके लिए नाकाफी थी। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी फैसला कर रहे हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट जिसके अंदर हम जरूर बात करेंगे और वो है इसराइल का। इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका को इसी खित्ते के अंदर फंसाया जाए और इसी वजह से वो जो पूरी जंग का मैदान है उसको बढ़ा रहा है, जिसके अंदर वो कभी तुर्किया के साथ तो कभी शाम के साथ तो कभी लबनान के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ताकि वो अमेरिका को मजबूर कर दे कि वो अपने ट्रुप्स को यहाँ से ना निकाल पाए। और फिर एक और जो खतरा है वो मुझे 9/11 का है। 9/11 जैसा कोई वाकया खुदा ना खास्ता अमेरिका में न करवाने की कोशिश करे, क्योंकि एक तरफ तो मिड टर्म इलेक्शन आपने जिक्र कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, वो जो भी फैसला होगा, लेकिन एक और इलेक्शन भी तो है जी। जिसके अंदर अगर 27 अक्टूबर को नेतन्याहू को कामयाबी नहीं मिलती तो जेल उसका मुकद्दर बन जाएगा। और तुर्किया ने जो अभी नई मूव की है कि नेतन्याहू को बकायदा अरेस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि जी इसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि आईसीजे ने वर्डिक्ट तो दिया हुआ है उसके खिलाफ। जी। अब ये सारी सिचुएशन नेतन्याहू के लिए तो देखें ना कि वो तो उसकी तो गर्दन के ऊपर छुरी रखी हुई है। बिल्कुल सही। वो चाहेगा कि ऐसा कोई हरकत कर दे जिससे अमेरिका के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए कि वो मजबूर हो जाएं ईरान के ऊपर तमाम मैनो जिसको कहते हैं ना तमाम मुकम्मल ताकत के साथ वो ईरान के ऊपर हमला कर डालें। ये वो बिल्कुल चंद चीजें हैं हैदर भाई बिल्कुल ठीक। जिसको हमें देखना है, क्योंकि इस टाइम पे जो वुंडेड जिसको कहते हैं ना जख्मी भेड़िया, वो इस टाइम पे इजराइल हुआ हुआ है, मेरा ख्याल क्योंकि आपने उसको पता बड़ा है अच्छा अमरी लफ्ज हाँ। भेड़िए का आपने इस्तेमाल किया, अदरवाइज आपको लफ्ज तो खैर कोई और इस्तेमाल करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन,